जय हिंद। उन वीर जवानों को जय हिंद जो इस हादसे में शहीद हुए। उस महायोद्धा को जय हिंद जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम सीधे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री शहीद सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। तस्वीरें सीधे ये पालम एयरपोर्ट की हैं। शहादत को सलाम, शहादत को नमन, जय हिंद जर्नल। ये तस्वीरें भावुक हैं, ये तस्वीरें हृदय विदारक हैं, मन को पीड़ा देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन गर्व है, पूरे देश को गर्व है। जनरल रावत, पूरे देश को आप पर गर्व है। आपकी शहादत, आपका जज्बा भारत याद रखेगा। जनरल रावत उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पैदा होकर न केवल भारतीय सेना के सिरमौर बने, बल्कि तीनों सेनाओं के मुखिया भी बने। एक ऐसे महानायक को प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जनरल रावत की पत्नी और 11 अन्य लोग इस हादसे में शहीद हुए। असमय उनकी जान चली गई। ग्रुप कैप्टन जो विमान चला रहे थे, हेलीकॉप्टर चला रहे थे, MI-17 वरुण सिंह, वो अभी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सैन्य अफसरों और जवानों, वीर जवानों को, जवान तो सभी हैं, सभी वीर जवानों को प्रधानमंत्री बारी बारी से नमन कर रहे हैं। और पूरा राष्ट्र, के न्यूज़ परिवार, हम सब, पूरा देश आपको नमन कर रहा है। जनरल रावत और उनके साथियों को नमन कर रहा है। ये तस्वीरें उनके परिजनों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांत्वना दे रहे हैं। उच्च कोटि के बलिदान की शायद बात कर रहे होंगे वो, जिस तरीके का ये शीर्ष सैन्य अफसरों ने अपना बलिदान दिया है। शायद बहुत वर्षों तक इन काबिल और बहादुर जांबाज योद्धाओं की स्थान की भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। भारतीय सेना, ये भावुक क्षण है। प्रधानमंत्री बारी बारी से पूरे सैन्य सम्मान के साथ पार्थिव शरीरों को यहां लाया गया। ग्लोब मास्टर हरकुलिस, जो भारत का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है, वहां से तमिलनाडु के सुलूर एयरपोर्ट से ये विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचा और वहां इन पार्थिव शरीरों को प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इन योद्धाओं को नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अपने आप में भावुक और पीड़ा भी है। हम सब देशवासियों को पीड़ा है। जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर 10 दिसंबर यानी शुक्रवार को उनके नई दिल्ली स्थित आवास 3 कामराज मार्ग पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। प्रातः 11 बजे से 12:30 बजे तक उनके आवास पर गणमान्य व्यक्ति और सामान्य नागरिक अपने महायोद्धा के अंतिम दर्शन कर सकेंगे, जबकि दोपहर 12:30 बजे के आसपास ये जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनके अपने साथी संगी, जिनके बीच रहकर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का एक नौजवान जनरल विपिन रावत बना, सीडीएस विपिन रावत बना, उनके बीच उनका अंतिम दर्शन करने के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और सेना के लोग, सैनिक से लेकर जर्नल तक, उनका अंतिम दर्शन दोपहर 1:30 बजे तक कर सकेंगे। 12:30 से 1:30 बजे, 1 घंटे का वक्त रखा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार सुबह 9:30 बजे कामराज रोड स्थित जनरल विपिन रावत के आवास पहुंचे उनकी पत्नी और जनरल को श्रद्धांजलि देंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश
के बाद 13 लोगों के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए गए हैं। ये पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। माहौल गमगीन है, फिजाओं में रंजो गम भी है। दुख इस बात का है कि देश ने सर्वोच्च सैनिक, सबसे बड़ा सैनिक खो दिया है। जनरल रावत सेना के शीर्ष पद पर थे, सीडीएस, तीनों सेनाओं की कमान उनके हाथ में थी। पालम एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित हैं। खबर यह भी है कि तीनों सेना के प्रमुख भी यहां पर मौजूद हैं। जनरल रावत का पार्थिव शरीर आते ही उनकी दोनों बेटियां बेहद भावुक हो गईं। स्वाभाविक है, बेटियों से पिता का रिश्ता अद्भुत होता है। ऐसा नहीं है कि बेटों का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन बेटियां पिता के करीब ज्यादा होती। ये दुखद क्षण है, बहुत भारी क्षण है रावत परिवार के लिए, उनकी बेटियों के लिए और हम सब देशवासियों के लिए, क्योंकि एक ऐसा दृश्य कि मां और पिता दोनों की इन बेटियों ने खोया है। ये बेटियां कम बहादुर नहीं है और ये सैन्य परंपरा रही है रावत परिवार के। उनके पिता ये लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। एक गौरवशाली इतिहास रावत परिवार का, और उसी को आगे बढ़ाया जनरल विपिन सिंह रावत ने। इस हादसे में शहीद हुए ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का अंतिम संस्कार कल दिल्ली कैंट में शाम 7:15 बजे किया जाएगा। अंतिम संस्कार में श्रीलंका के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी पहुंच सकते हैं, ऐसी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेना के प्रमुख इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और बारी बारी से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अजीत डोभाल को आप इस तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अजीत डोभाल और जनरल विपिन रावत की एक केमिस्ट्री भी बड़ी अद्भुत थी। दोनों उत्तराखंड से आते थे, दोनों ने एक अपने अपने स्थानों पर शीर्षत्व को प्राप्त किया। दोनों शीर्ष जनरल विपिन रावत के मेजर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर गोविंद सिंह जी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। गोविंद सिंह जी अभी बता रहे थे, मैं सुन रहा था अपने ही चैनल पर उन्हें, कि जब वो मेजर हुआ करते थे तो जनरल विपिन रावत कैप्टन थे, यंग मिलिट्री अफसर। बहुत सारी यादें ब्रिगेडियर गोविंद सिंह जी के हृदय में होंगी। ये दुखद क्षण है, लेकिन भारत इसलिए दुखद क्षण है कि भारत ने एक वीर सपूत, एक महायोद्धा खोया है। ब्रिगेडियर गोविंद सिंह जी, आप किस तरीके से जनरल रावत को श्रद्धांजलि देंगे, उन शहीद सैन्य अफसरों और सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे? है एक सोल्जर खोया है और एक जनरल खोया है। ये तीनों चीजें मैंने खोई है। दोस्त के तौर पे हम जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हम इंस्ट्रक्टर इकट्ठे थे, तो वहाँ हमारा काफी मेल मिलाप था और दिल से जैसे दिल मिलता है वो बात थी। एज ए सोल्जर आई मिस हिम, क्योंकि मैंने भी काफी ऑपरेशन किए हैं श्रीलंका में, J&K वगैरह में। जनरल रावत ने भी उसी तरह हर ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और बहुत डेकोरेटेड सोल्जर थे वो। एज ए सोल्जर थे, एज ए जनरल उन्होंने आर्मी को गाइडलाइन दी जी। वो जिस चीज का उनको पूरा था कि भी ये चीज होनी चाहिए, ये चीज सही है, ये गलत है, उन्होंने बेहिचक उस बात को बोला और उस बात पे आगे फॉरवर्ड एक्शन लिया कि हमें ऐसे ऐसे करना है, ऐसे आर्मी को इंप्रूव करना है प्रोफेशनली। और
उन्होंने एज ए जनरल जो अपना टफ स्टांस दिखाया, एज ए अग्रेसिव सोल्जर चाइना के खिलाफ, जो उनकी स्टेटमेंट आती थी वो गिदड़ भपकिया नहीं थी, वो दिल से आती थी। जो उन्होंने चाइना को कई बार उन्होंने बोला कि भाई आप बाज आ जाएं वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो एज ए जनरल वो एक लीडर थे, एज ए सोल्जर एक लीडर थे, और एज ए इंस्ट्रक्टर जो आईएमए में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में इंस्ट्रक्टर थे, एक वो बड़े रोल मॉडल थे जी। एक ये इनकी प्रोफेशनल लाइफ थी। पर्सनल लाइफ में बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत हम्बल जी। मेरे को जब भी कहीं, मैं उनसे 3 साल सीनियर था और मैंने 2010 में आर्मी छोड़ दी थी, पर उसके बाद कहीं भी मिले, फंक्शन में देहरादून में मिले या दिल्ली में मिले, मेरे को कहीं से देखते थे दूर से, वो मेरे पास आ जाते थे। मेरे को दिल्ली में मिले, वो वाइस चीफ थे, मैं किसी काम से गया था आर्मी क्वार्टर की तरफ, उन्होंने दूर से देखा, मेरी तरफ आए जी। एक बार यहाँ देहरादून में आए थे, वो एक्स सर्विसमैन से मिल रहे थे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में। जैसे उन्होंने मेरे को देखा, उन्हें छोड़ के वो मेरे पास आए कि सर हाउ आर यू, कैसे हो, एनीथिंग इन ऑल। मतलब वो जो ह्यूमन एंगल था, वो रिस्पेक्ट का एंगल था, जो अपने एल्डरली को, सीनियर को देते थे, वो एक बड़ा एक ऊंचे दर्जे का था जी। अभी आज ही मेरे एक मित्र हैं ब्रिगेडियर कमलजीत सिंह, 6 रेजिमेंट के हैं, मेरे सीनियर हैं, उन्होंने सारागढ़ी के ऊपर एक पुस्तक लिखी। जब वो जनरल बिपिन रावत से उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगी, बेहिचक उन्होंने अपॉइंटमेंट दी, उनसे मिले और उनसे उन्होंने फ्रैंकली पूछा कि भी जो मैं एक्शन ले रहा हूं, जो मैं कार्रवाई कर रहा हूं, जो मैं डिसीजन ले रहा हूं, ये सही है या गलत है जी। उन्होंने ब्रिगेडियर कमलजीत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। और उसके बाद जब उन्होंने उनकी पुस्तक भेंट की, उन्हें बाहर दरवाजे तक छोड़ने आए जी। तो वो उनका ह्यूमन एंगल दिखाई देता है, उनमें वो घमंड नहीं था। जैसे देहरादून आते हैं, वो मिलते हैं, हर एक से मिलते हैं, जो जैसे कहते हैं ना आदमी जमीन से जुड़ा होता है ना, वो वैसे जमीन से जुड़ते, अपने पैतृक गांव भी जाते थे, गढ़वाल में भी जाते थे, यहाँ देहरादून में जहां मकान बनाने के सोच रहे थे, जिसका भी उन्होंने पूजन किया था 3 दिन पहले जी। वो, क्योंकि वो उत्तराखंड में बसना चाहते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड से रिलेटेड है जी, लोगों से रिलेटेड है। तो इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ एक सैनिक को दिया। उनकी जैसे अभी रिटायर हो जाते जब भी, तो उनकी वैल्यू खत्म नहीं होनी थी। उनका जो इतने इयर्स का एक्सपीरियंस था सोल्जरिंग का, जनरल का, और जैसे कैसे डील करना है सिचुएशन को, चाहे चाइना के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ जी, उसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन को बहुत हेल्पफुल होना था। चाहे नेक्स्ट चीफ होते या सीडीएस होते, वो नॉलेज शेयरिंग बहुत बढ़िया रहनी थी। वो आई थिंक वो सबसे बड़ा लॉस हुआ है, जो नॉलेज शेयरिंग है, जो गाइडेंस है, जो एडवाइस है, जो एक्सपीरियंस है, वो आर्मी मिस करेगी डेफिनेटली। उनके जो सक्सेसर बनेंगे अभी जो भी नॉमिनेट होते हैं, वो डेफिनेटली इस चीज को मिस करेंगे, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब जो बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी भावुक बातें आपने बताई, एक जर्नल, एक महायोद्धा, एक इंसान, एक जो एक आम नागरिक के रूप में, कि भाई वो अपने गांव के लिए आम नागरिक थे, देहरादून और उत्तराखंड वालों के लिए वो विपिन रावत थे, देश के लिए वो एक महान जर्नल थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। उनका जो सरल व्यवहार अपने सीनियर्स के प्रति, आप हों या जो जिन ब्रिगेडियर साहब का आपने जिक्र किया, ब्रिगेडियर कमलजीत सिंह, उनकी बात आपने की, ये अपने आप में उस व्यक्ति की क्वालिटी दर्शाता है। एक ऐसे महानायक को हमने खो दिया है। ब्रिगेडियर साहब, तमाम तरीके की बात है। ब्रिगेडियर सावंत ने अभी कल से कुछ चीजें, कुछ सवालात उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये हादसा नहीं हो सकता। ये बातें कहीं ना कहीं चर्चा में हैं, कहीं ना कहीं चीजें आ रही हैं। ये वक्त तो नहीं है ऐसा कि इस पर कोई बहुत विस्तार से चर्चा की जाए, लेकिन अगर सामरिक दृष्टि से देखें तो भारत को कितना बड़ा नुकसान हुआ, और क्या भारत के विरोधी जनरल रावत जैसे व्यक्ति से किस कदर ईर्षा रखते थे, जरा इन बिंदुओं पर भी प्रकाश डालिए। जो अभी विजिबल हो रहा है उसमें वो चीजें नहीं नजर आती। हो सकता है जो सबसे ज्यादा नजर आ रही है वो टेक्निकल फेलियर नजर आ रहा है। टेक्निकल फेलियर में सबोटाज भी हो सकता है, उसमें ना भी नहीं कर सकते। पर जो लोग ये कह रहे हैं कि मिसाइल फायर हुई या ब्लास्ट हुआ, देखिए अगर वो होता तो ये हवाई जहाज में जहाज फट जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाते, क्योंकि वहां लोगों ने देखा, हेलीकॉप्टर को देखा, उन्होंने उसी टाइम कहना था कि भी ये हवा में ही इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो जब भी कोई फॉरेन बॉडी उसके ऊपर हमला करेगी, बारूद हमला करेगा, तो उस टाइम वो फटेगा। तो ये मिसाइल वाली जो थ्योरी, जो मेरे अपने जो
मिलिट्री नॉलेज कहता है, ये मिसाइल वाली थ्योरी की बात नहीं बनती, क्यों ना ही इस चीज की बात बनती है कि इसके अंदर बारूद रखा होगा। अगर बारूद रखा होता तो ये फटता। और हेलीकॉप्टर के जो टुकड़े हैं कई दिशाओं में मिलते हैं, बहुत दिशाओं में मिलते हैं। तो इस चीज को तो नकारा, जो मैं समझता हूं कि ये बात जमती नहीं है। जो दूसरी दो चीजें हैं वो है एक टेक्निकल फेलियर। कोई भी मशीन है, कोई गारंटी नहीं है, ह्यूमन की मशीनरी फेल हो जाती है तो हेलीकॉप्टर है, हालांकि ये वीआईपी स्क्वाड था, इसके कई टेस्ट हुए होंगे, कई चीजें चेक की होगी, पर मशीन का कब पुर्जा कब बेकार हो जाए पता नहीं चलता, ये भी हो सकता है। तीसरा, सैबोटाज कम चांसेस है, क्योंकि वीआईपी स्क्वाड्रन के हेलीकॉप्टर की बहुत बार इंस्पेक्शन होती है, जो लोग चेक करते हैं बहुत रिलायबल होते हैं, इंजीनियर चेक करते हैं। जब इसको फ्लाइट के वर्दी माना जाता है तभी इसे फ्लाइट के लिए भेजा जाता है। बट हाँ, कहते हैं 100% वन कैन नॉट रूल आउट, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप एक लाइन पे नहीं करते, आप 5 ऑप्शन पे करते हैं, जिसके ऊपर एक वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये 2-3 ऑप्शन हो सकती है। ये वेरी, जैसे ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उससे भी थोड़ा बहुत कुछ पता चल जाएगा। और हेलीकॉप्टर का जो अब बाकी इससे पुर्जे का भी इंस्पेक्शन होगा, स्पेशल टीम एयरफोर्स की चली गई है, उससे चलेगा। ब्रिगेडियर साहब, दर्शक एक और महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं, क्योंकि आप सेना के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में आपका भी नाम लिखा हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शक भी चाहते हैं और मेरे भी मन में ये है, दुख का क्षण है, पीड़ा है मन में, बहुत कष्ट है। जनरल रावत और तमाम काबिल अफसर इस दुनिया से चले गए, हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। ये जो उनकी कोर टीम थी, ये उनकी जनरल साहब की कोर टीम थी या किस तरीके के अफसर थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक साथ एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ा टैलेंट, एक बहुत बड़े रणनीतिकार, उनको कहीं इसमें कोई दूसरा एंगल तो नहीं दिखा सकता कि सब के सब उड़ा दिए, जैसा आप कह रहे हैं? हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि निकाला, इसको नकारा भी नहीं जा सकता। तो वो जो इनके जनरल साहब के साथ में जो लोग इस हादसे में शहीद हुए या हमें नहीं रहे, वो किस लेवल के लोग थे? क्या उनकी एक्सपर्टीज थी? अगर इस पर कोई रोशनी डाल सकें आप तो। हैवी टीम नहीं थी। जब टॉप हैवी टीम, थिंकर, डिसीजन मेकर, वो लोग नहीं थे जी। इनके साथ एक ब्रिगेडियर लीडर थे, जो जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी था तो ये मेरे कैडेट थे, ब्रिगेडियर लीडर। तो ये इनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर थे। जब भी कोई सीनियर ऑफिसर चलते हैं तो उनका एक स्टाफ ऑफिसर डेफिनेटली उनके साथ चलता है जी। और जो उनके साथ बाकी लोग थे जो आर्मी के थे, वो उनके पीएसओ कह लो या सिंपल लैंग्वेज, जो पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, या जो एक कॉमन आदमी समझता है बॉडीगार्ड जी जी। तो उनकी टीम थी बॉडीगार्ड की, पैरा कमांडो के थे और गुरखा के भी थे। तो ये डिसीजन मेकिंग वाले नहीं थे, ये पॉलिसी मेकिंग वाले नहीं थे। प्रॉब्ली इनको अंदर की इनसाइड किसी चीज की भी खबर नहीं होगी, क्योंकि ये ना तो ऑफिस में बैठते हैं, ना ये ब्रीफिंग सुनते हैं। तो उस चीज को तो नहीं माना जा सकता कि भाई उससे है। और जो ब्रिगेडियर लीडर है, बहुत ही क्वालिफाइड आदमी थे, बहुत ही अच्छे थे, प्रोफेशनली वेरी साउंड, और वो मेजर जनरल रैंक के लिए भी अप्रूव हो गए थे। पर उनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर थे, जब भी सीनियर ऑफिसर जाते हैं उनका पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हमेशा जाता है। तो ये उस टीम का हिस्सा थे। ये वो वाली चीज जो लोग उस एंगल की बात कर रहे हैं, मैं इसको 100% नकारा करना चाहूंगा। 100%। बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी ब्रिगेडियर साहब आपने दी, क्योंकि कल से ये तमाम मन में ये लोगों के मंथन चिंतन चल रहा है कि क्या जनरल रावत की कोर टीम को हमने खोया है। जनरल रावत तो अपने आप में एक तरीके से अब ये कहा जाए कि एक संस्था बन गए थे, वो व्यक्ति नहीं, एक संस्था बन गए थे, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, जो मिलिट्री का एक बहुत स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन बनकर वो उभर रहे थे और सारी चीज़ों को उस दिशा में वो जा रहे थे। तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि वो कोर टीम नहीं थी, वो थिंक टैंक नहीं था, वो रणनीतिकार, वो योजनाकार, वो स्ट्रैटेजिस्ट जो कहे जाते हैं, वो नहीं थे ये। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा नुकसान है निश्चित तौर पर। अब एक अहम सवाल और उठता है, जिस तरीके से वो चीन को ललकार रहे थे, पाकिस्तान की शुद्ध भाषा में कहें तो उसकी परकच्चे उड़ाए हुए थे, उसके धागे खोले हुए थे, शुद्ध भाषा में अगर कहा जाए, बिल्कुल एक लेमैन की भाषा में कहा जाए। कहीं इस एंगल से तो नहीं देखा जा सकता कि कहीं कोई इस तरह की कोई साजिश
कोई दूसरे दुश्मन देश रच रहे हो? क्योंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इतना वीआईपी मूवमेंट था, इतना वीआईपी मूवमेंट, जहां तक मैं समझ सकता हूं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद जनरल रावत तीसरे प्रमुख व्यक्ति थे, इस देश के तीसरे प्रमुख व्यक्ति थे। तो उनकी सुरक्षा में क्या, जैसे कहा गया कि मौसम खराब हो गया, तो क्या अब इस तरह के उपकरण नहीं कि भाई पहले मौसम पता चल जाए? एक इस लेवल का व्यक्ति अगर फ्लाई कर रहा है तो इसे कैजुअली कैसे लिया जा सकता है? ब्रिगेडियर सिंह, जो आपने बात कही ना, मैं उसे नकारा नहीं करना चाहूंगा कि भी ये इस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इस एंगल को भी देखा जाएगा कि इसमें वो एंगल तो नहीं था जो आप वो बात कर रहे हैं, सबोटाज की। जी, भी एक बहुत बड़े बार जनरल ब्रिगेडियर साहब, मैं बार बार उसी पर इसीलिए आपसे बहुत इशारों में बात कर रहा हूं, चूंकि वक्त सीधी बात करने का भी नहीं है, लेकिन बड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सैबोटाज जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं ये होता है, और इस देश में तमाम तरीके के जितने भी असैसिनेशन हुए हैं उनमें सैबोटाज हुआ है। आप देख लें, जितने भी चाहे पॉलिटिकल हो और चाहे अन्य तरीके के हों, उनमें इस तरीके की चीजें आई हैं, और वही घना जंगल, वही तमाम तरीके की चीजें, ये बार बार एक अजीब सा माहौल क्रिएट करती हैं, एक अजीब संशय मन में पैदा होता है। ब्रिगेडियर साहब, देखिए, उस बात से मैं नकारा नहीं करूंगा 100%, उसका वो तो खैर इन्वेस्टिगेशन के बाद थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि भी कहीं कहीं क्या एंगल था, और जो सबोटाज की बात को 100% नकारा नहीं किया जा सकता, 100% नहीं नकारा किया जा सकता। तो वो मैंने जैसे आपको कहा था, इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या टेक्निकल फेलियर या सबोटाज जो उस पर मशीनरी के साथ कोई गड़बड़ की होगी। बाकी दो एंगल मैं जनरली एग्री नहीं करता, जो रॉकेट फायर किया या मिसाइल फायर किया वो किया। तो अगर हम शुरू में ही ये बोल दे नहीं ये नहीं होता, ये नहीं होता, सिर्फ एक ही कारण हो सकता, तो फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस लिए है? जी, हमको जो आपने एंगल बोला है, जैसे फॉरेन का, जैसे ताइवान में भी उनके कुछ जनरल मारे गए थे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में, तो लोग उस एंगल से भी सोच रहे हैं कि कहीं उस एंगल का तो नहीं है। नकारा नहीं किया जा सकता, पर मैं उसको बड़ा थोड़ा लो प्रायोरिटी देना चाहूंगा, मैं अपने एंगल से लो प्रायोरिटी देना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब, क्या भारतीय सेना के इतिहास में इस तरीके के हादसे हुए हैं? क्या इस तरह कहीं इतनी बड़ी क्षति हुई है? मुझे तो याद नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि आप बहुत ही अनुभव वाले व्यक्ति हैं और सेना के बारे में शायद बहुत कुछ पता है आपको, पूरा एक जीवन आपने समर्पित किया भारतीय सेना को और देश को, तो इस तरह के कहीं हादसे मिलते हैं, कहीं याद आते हैं? समय पहले जनरल जमील महमूद होते थे, वो ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनकी भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी, उनके साथ कुछ ऑफिसर और मारे गए थे, ये हो चुका है। और एक बार बहुत पहले की बात है, वो उसमें 3 आई थिंक लेफ्टिनेंट जनरल मारे गए थे, तब ये हुक्म आया था कि बहुत सीनियर ऑफिसर जो है सारे एक हेलीकॉप्टर में ट्रेवल नहीं करेंगे। जी जी, नहीं तो आपकी हायरार्की खत्म हो जाती है, अलग अलग हेलीकॉप्टर में ट्रेवल करते हैं। और जमील महमूद का हुआ, उसके अलावा ये 99 के आसपास जो है, 98-99 में मेरे अपने सगे रिश्तेदार थे, मेजर जनरल थे केशव सिंह, उनका भी एक हादसा हुआ था, हेलीकॉप्टर हादसा, वो बर्मा बॉर्डर पे जा रहे थे किसी ऑपरेशनल कारणों की वजह से, उनका भी इसी जगह से वो ऐसा हुआ था कि मौसम खराब हो गया था और उनका जो है हेलीकॉप्टर जो है किसी पहाड़ी से टकरा गया और जंगल में गिरा, उसको भी 3 दिन लग गए थे बॉडी को ट्रेस करते। देखिए, जब ये इंसिडेंट होते हैं, जब बैड वेदर के होते हैं, तो बैड वेदर में इनका होता है किसी पहाड़ी से टकराना, क्योंकि जब पहाड़ी से टकराते हैं तो हाइट का कई बार पायलट जज नहीं कर पाते या हाइट छुप जाती है लो क्लाउड वगैरह की वजह से, तो उस जगह से हादसे हो जाते हैं। जब आपके पहाड़ी में हादसे होंगे तो पहाड़ी के दुर्गम इलाके होते हैं, तो वहाँ वैसी बातें हो जाती है। तो ऐसे ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ये मेरे ख्याल 4था या 5वां इंसिडेंट है इंडियन आर्मी के जनरल के साथ ये ऐसा हुआ है, इंडिपेंडेंस के बाद से कह रहा हूं मैं, तो ये 4था या 5वां। लेकिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या सीडीएस लेवल का कोई व्यक्ति इस तरह की घटना ये पहली है, पर उनसे एक दर्जा लोअर वालों की हो चुकी है, जो आर्मी कमांडर की हुई है। एक बहुत अदब के साथ ये जानना चाहूंगा कि उन सभी जो घटनाएं हुई उन सभी में क्या हादसा ही आया या कहीं संदेह की तरफ गए और फिर वापस लौट आए? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर ये देश के हित में हो तभी आप बताइएगा, क्योंकि मुझे
बहुत आर्मी के बारे में मैं बहुत गहराई से नहीं जानता हूँ। देखिए, जो अभी तक जो उन मामलों में ये चीज तो सामने सबोटाज वाली नहीं आई थी जी। ये सिर्फ टेक्निकल फेलियर की आई थी। सबोटाज का अगर आप देखें तो सबोटाज का पाकिस्तान में जियाउल हक, हाँ जी, हाँ जी, जो उनके राष्ट्रपति थे जी, वो जब उड़े थे हवाई जहाज में तो हवाई जहाज ही में ब्लास्ट हो गया था। हवाई जहाज से सबकी डेथ हो गई थी जी। तो वो तो उसके बारे में कह रहा है कि बहुत बड़े किस्म का सबोटाज था और उनको न्यूट्रलाइज करना चाहते थे फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन एजेंसीज। तो वो सबोटाज किया गया था और उसमें जियाउल हक मारे गए थे क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही फंडामेंटलिस्ट हो रहे थे, कुछ ही ज्यादा आंख दिखाने की कोशिश करते थे, ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे थे। वो वाला किस्सा मुझे याद है कि जिसमें वो बहुत बड़ा सबोटाज होता, पर उसकी प्लानिंग बहुत डीप प्लानिंग होती है। इन्फिल्ट्रेशन किया जाता है, अंदर सोर्सेज को किया जाता है, फिर उसके बाद वो कार्रवाई होती है, टाइम किया जाता है, क्लियरेंस कहीं से आती है, तो वो काफी चीजें रहती है। पर इस मामले में सबोटाज के चांसेस थोड़े। देखिए, राजीव गांधी के असैसिनेशन में लिट्टे ने जिस तरीके से प्लान किया था, बहुत सारे लोग आज इस पूरे प्रकरण में भी लिट्टे और तमाम तरीके के एजेंसियों, जैसे ब्रिगेडियर सावंत ने भी लिट्टे और आईएएस का नाम ले लिया। बहुत वो भी गंभीर सैन्य अफसर रहे हैं, पता नहीं उनके पास क्या इनपुट है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक और अहम प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम विदेशों की बात करते हैं, चाहे अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, कि एजेंट सक्रिय रहते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। क्या भारत में इस तरह के कोई सबूत, कोई उदाहरण, कोई दृष्टांत हैं जब इस तरह के एजेंट यहाँ सक्रिय रहे हों और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई हो, भले ही सफलता ना मिली हो? लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास, ब्रिगेडियर गोविंद सिंह जी? की बात कर रहे हैं, लीटे की है। देखिए, जब भी आप कोई असैसिनेशन करना चाहते हैं उसमें कोई मुद्दा होता है, इमोशनल इश्यूज होते हैं, कोई मुद्दा होता है जी। तो उस केस में लीटे को लगता था कि उनके साथ कुछ धोखा हुआ है जी। जो उन्होंने सोचा था इंडिया फ्रेंडली तौर पे आएगा, वहां सिचुएशन खराब हुई। अलग अलग रीजन थे जिसमें इंडिया को नहीं ब्लेम किया जा सकता फुली कि भी इंडिया को ब्लेम किया जाए उस वजह से, पर एलटीटी वालों को लगा कि भी एक तो जो उनके 17 कमांडर ने सुसाइड कर लिया था, श्रीलंका वालों ने पकड़ा था, तो वो चाह रहे थे कि इंडियन आर्मी उन्हें छुड़वा ले। वो जाफना एयरपोर्ट पे थे जी, इंडियन आर्मी वहां थी, पर वो पॉलिटिकल डिसीजन था, डिप्लोमेटिक डिसीजन था, जिसमें कहा गया कि नहीं, इन्हें श्रीलंका आर्मी को ले जाने दिया जाए जी। तो वहां से लीटे का हमारे ऊपर से भरोसा उठ गया जी। एक उन्हें ये लगा था कि इंडियन आर्मी हमारी मदद के लिए आई थी, पर ये श्रीलंका के साथ मिली है जी। एक ये रीजन था। दूसरा, जब इंडियन आर्मी अंदर गई थी श्रीलंका में तो उन्होंने लीटे को काफी वीक कर दिया था, तो वो बदला लेने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भी एक तो हमारे से जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन कराया गया है, एलटीटी ने साइन किया था, जबरदस्ती कराया है। दूसरा, थोड़ा हमारे साथ धोखा हुआ फेयर नहीं, धोखा हुआ है, इसलिए वो किया। बड़ा प्लान था, काफी पहले आए थे, रिकॉनोसेंस हुई थी, लेडी गई थी, कैसे संभाल लिया जाएगा। शिवा कुमार है, शिवा रमन था जो उनका मेन हेड था, एक आंख वाला, उसने वैसे प्लानिंग की थी, लेडी को प्लान किया। तो वो सारी चीजें, इन चीजों में बहुत टाइम लगता है। आजकल का टेररिज्म में ओवरनाइट टेररिज्म नहीं है कि रात को उठाया कल बॉम्ब फेंक दिया जी। वो पर्टिकुलर रीजन का 5-5, 6-6 महीने की प्लानिंग चलती है, उसमें थोड़ा समय लगता है और फिर वो श्योर शॉट होता है। तो वो वैसे सैक्शनेशन तो रीजन एम होता है, रीजन होता है क्या है, और उसका एक खुला मैसेज भी देते हैं। जब ऐसा होता है तो खुला मैसेज देते हैं कि हमने इसलिए ये किया जी, इसलिए न्यूट्रलाइज किया, इसलिए किया। तो इस मामले में वैसा कोई अभी तक नहीं आया है। लेकिन कुल मिलाकर जांच की जानी चाहिए और बहुत गहन तरीके से इस पूरे प्रकरण की जांच की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को इस पूरे प्रकरण में, बहुत दुखद प्रकरण है और बहुत कष्टकारी, पीड़ादायक, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया कि भाई इसमें ना तो वो कोर कमेटी थी, वो कोर टीम थी, और ना ही बहुत सारे किसी फायर की, कोई मिसाइल की संभावनाएं, आशंकाएं हैं। ये बहुत दो चीज़ें साफ हो गई। तीसरी चीज़, ब्रिगेडियर गोविंद सिंह जी ने यह भी महत्वपूर्ण बात बताई कि सैबोटाज की संभावना से इनकार, आशंका से, संभावना नहीं आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, और इस विषय पर गहन जांच होनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत दुखद, पीड़ादायक, हमने एक सपूत खो दिया, सही मायने में भारत का सपूत।
और यही नहीं, जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी के अलावा हमने 11 और बहादुर सैनिक, अफसर और भारत के लाल खो दिए। इन सभी शहीदों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि, सत सत नमन। नमस्कार।